गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और ये लेक्चर नंबर है 84। कौन सा नंबर है? 84 है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन चर्चा कर रहे थे पहाड़ी चित्रकला के बारे में। किसके बारे में? पहाड़ी चित्रकला के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि पहाड़ी चित्रकला किन किन स्थानों पर पल्लवित हुई थी, अर्थात किन किन क्षेत्रों पर ये फैली। इसके नाम से ही पता चल जाता है पहाड़ी, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में विकसित होने वाली जो कला थी वो पहाड़ी चित्रकला कहलाई। जिसके प्रमुख स्थानों पे अपन ने चर्चा की गुलेर, बसोली, कांगड़ा, कुल्लू, जम्मू, बिलासपुर, मंडी, चंबा आदि अनेक स्थानों पर जो स्थानीय चित्रकला उत्पन्न हुई उसे उस क्षेत्र वाइज यानी क्षेत्र के अनुसार उस शैली का नाम रख दिया गया। जैसे कि कांगड़ा क्षेत्र में जो चित्रकला बनाई गई या जो चित्र बनाए गए उनको कांगड़ा चित्रकला, बसोली के अंतर्गत जो चित्र बने उन्हें बसोली चित्रकला के नाम से, इसके अलावा गुलेर क्षेत्र में जो चित्रकला बनाई गई उसे गुलेर शैली के नाम से जाना जाने लगा। इसी के साथ ही अपन आज चर्चा करेंगे कांगड़ा शैली या फिर कांगड़ा चित्रकला के बारे में कि इसमें कौन कौन से ऐसे शासक हुए थे जिन्होंने यहाँ पर राज्य किया था और किस शासक के समय में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला, अर्थात कांगड़ा की जो चित्रकला है उसको किन राजाओं ने आगे बढ़ाया और वहाँ के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने इस शैली पर अपना कार्य किया और एक अलग से एक पहचान बनाई। और अपन चर्चा करेंगे कांगड़ा शैली में मुख्य रूप से किस प्रकार के रंगों को उपयोग में लिया गया और इनके चित्रों की क्या क्या विशेषताएं रही और इनके प्रमुख चित्र विषय के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इनके चित्रों में कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको प्रधान रूप से यहाँ के चित्रकारों ने चित्रित किया था। और कांगड़ा शैली ने भी अपनी एक स्वयं की एक स्टाइल बनाई, अर्थात ऐसे कौन सी विशेषताएं हैं जो चित्रों को देखते ही हम बता सकते हैं कि ये कांगड़ा शैली के चित्र है। क्योंकि जिन जिन स्थानों पर जो चित्रकला आगे बढ़ी तो उन स्थानों पर उन चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, वहाँ के वातावरण और पर्यावरण के माध्यम से उस शैली की एक पहचान बन जाती है। जैसे कि आपने राजस्थानी चित्रकला शैली में पढ़ा था किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली में आपने पढ़ा बनी ठनी। तो बनी ठनी नामक जो चित्र है वो कहाँ का फेमस हो गया? किशनगढ़ शैली का। किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि बनी ठनी नामक चित्र कौन सी शैली का प्रसिद्ध चित्र है तो आप उसमें आंसर देंगे कि किशनगढ़ शैली का, क्योंकि किशनगढ़ शैली में ही बनी ठनी नामक चित्र बना है। उसके अलावा यदि और भी एक क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी शैली है जिसमें केले के वृक्षों का अधिक अंकन किया गया है, तो केले के वृक्षों का अंकन सबसे अधिक जयपुर शैली में किया गया है। किसमें? जयपुर शैली में किया गया है। तो आप वहाँ पर ऑप्शन में जयपुर को क्लिक कर देंगे कि ज़्यादातर चित्रों के पीछे पेड़ पौधों का और हरियाली का यानी कि नेचुरल स्टडी यानी कि प्रकृति से संबंधित जो चित्र होते हैं उनमें फूल, पेड़ पौधे, पक्षी, लताएं, बादल आदि का प्रयोग जयपुर शैली के चित्रों में अधिक हुआ है। तो केले के वृक्ष का अधिक उपयोग राजस्थान शैली में
जयपुर शैली के अंतर्गत अधिक हुआ है। यदि एक क्वेश्चन आ जाए कि मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव राजस्थानी शैली की कौन सी शैली या उपशैली पर अधिक पड़ा है, तो देखिए मुगल शैली का प्रभाव अधिकतर जयपुर शैली के ऊपर रहा है। किसके ऊपर? जयपुर शैली के ऊपर रहा है। तो केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम होता है उसमें सही आंसर माना गया था जयपुर शैली को, और आरपीएससी इसी क्वेश्चन का आंसर मानती है कि मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव बीकानेर शैली पर रहा है। कौन सी शैली पर? बीकानेर शैली पर रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी इसका अलग अलग मत है, लेकिन जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी के अनुसार आपको उसका जवाब देना है। तो आइए आज अब चर्चा कर रहे थे कांगड़ा शैली या कांगड़ा की चित्रकला के बारे में। कांगड़ा से प्राप्त सिक्कों से, यानी कि कांगड़ा क्षेत्र में जो सिक्के प्राप्त होते हैं उन सिक्कों से ज्ञात होता है कि उस समय राजा पृथ्वीराज का शासन था। यानी कि जब से हमें कांगड़ा क्षेत्र से सिक्के प्राप्त हुए हैं तो उन सिक्कों से हमें, यानी कि सिक्कों के ऊपर राजा की प्रतिमा छपी हुई होती थी, तो उन सिक्कों से हमें ज्ञात होता है कि कांगड़ा में किसी समय राजा पृथ्वीराज का शासन था। सिक्कों से प्राप्त होता है कि सिक्के, जैसे कि चांदी सोने के पहले राजा महाराजाओं के समय में सिक्के चलते थे, तो उन सिक्कों के पीछे उस राजा की शासनकाल की प्रतिमा, यानी उसकी फोटो छाप देते थे। तो उससे पता चल जाता था कि ये कौन से राजा के समय में चलाए गए सिक्के हैं, और नीचे उसमें सन भी लिख दी जाती थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस राजा ने क्या किया, शासन किया। तो कांगड़ा से प्राप्त सिक्के जो मिले थे उन सिक्कों से ज्ञात होता है कि उस समय राजा पृथ्वीराज का शासन था। सिक्कों से प्राप्त होता है कि कांगड़ा में राजा पृथ्वीराज का क्या था, शासन रहा है। राजा का नाम क्या है? राजा पृथ्वीराज। राजा पृथ्वीराज जिनका शासन कहां पर रहा है? कांगड़ा क्षेत्र में रहा है, यानी कांगड़ा पर इन्होंने शासन किया। उसके बाद में और भी अनेक राजा हुए जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था। तो सबसे पहले सिक्कों के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पर राजा पृथ्वीराज का शासन माना गया, और इस राजा पृथ्वीराज के बाद में एक राजा हुए जिनका नाम था पूरन चंद। क्या नाम था? इस पृथ्वीराज के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था पूरन चंद। पूरन चंद एक राजा हुए और इनका शासन माना जाता है 1345 ईस्वी में। कब तक? 1345 ईस्वी में इनका शासन माना गया, और 1345 तक ये चल बसे थे, अर्थात यहाँ पर इनके शासन का क्या हो गया था? अंत हो गया था। 1345 ईस्वी में राजा पूरण चंद ने अपना प्रभुत्व समस्त पहाड़ी रियासतों पर जमा लिया था। यानी कि 1345 ईस्वी में कांगड़ा में एक राजा हुए जिनका नाम था पूरण चंद। इन पूरण चंद ने जो पहाड़ी क्षेत्र थे जिसमें कांगड़ा, बसोली, कुल्लू और जम्मू, कश्मीर आदि पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जगह अपना प्रभुत्व जमा लिया था। और ये पहाड़ी जो क्षेत्र थे ये रियासतों में बटे हुए थे, तो पहाड़ी रियासतों पर अपना सिक्का जमा लिया था, यानी कि अपना शासन फिट कर लिया था। उसके बाद के
और भी अनेक शासक हुए थे जिनको मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए अपन को सिक्कों में कौन मिला था? राजा पृथ्वीराज, राजा पृथ्वीराज मिला था। और राजा पृथ्वीराज मिला सिक्कों के माध्यम से। उसके बाद में 1345 ईस्वी में यानी 1345 ईस्वी में कौन सा राजा आ गया था? पूर्णचंद, यानी इनके बाद में पूर्णचंद राजा आ जाता है। पूर्णचंद, इसका शासनकाल 1345 ईस्वी माना गया है। और इस पूर्णचंद के बाद में और भी प्रमुख शासक हुए थे जिनमें रूपचंद, क्या नाम है? रूपचंद। और इस रूपचंद का शासनकाल था 1360 ईस्वी में। कब? 1360 ईस्वी में इनका शासनकाल रहा। और रूपचंद के बाद में सागरचंद एक राजा हुए। कौन से? सागरचंद। सागरचंद के बाद मेघचंद। कौन सा? मेघचंद। मेघचंद राजा हुए। मेघचंद के बाद में कमरचंद। कमरचंद राजा हुए। और कमरचंद के बाद में एक राजा हुए संसारचंद प्रथम। कौन सा? संसारचंद प्रथम। संसार चंद प्रथम। अब इनके सामने प्रथम क्यों लिखा गया? क्योंकि आगे चल के एक और राजा हुए थे संसारचंद नाम से, यानी कि कांगड़ा रियासत में 2 राजा हुए थे संसारचंद के नाम से। अब उनमें अंतर जानने के लिए हमें संसारचंद प्रथम और संसारचंद द्वितीय के नाम से इनमें अंतर जानना होगा। तो संसारचंद नाम का भी एक राजा हुआ। संसारचंद के बाद में आए सुमेरचंद। सुमेरचंद। सुमेरचंद के बाद मैं इधर लिख देता हूं, सुमेरचंद के बाद वाले राजा इधर आ जाएंगे। सुमेरचंद के बाद में हुए प्रयागचंद। प्रयागचंद के बाद में कौन से राजा हुए? रामचंद, धर्मचंद। रामचंद हुए। रामचंद के बाद में धर्मचंद हुए। रामचंद। रामचंद के बाद में धर्मचंद, मणिकचंद, जयचंद। मणिकचंद राजा हुए। मणिकचंद के बाद में जयचंद हुए। जयचंद। और जयचंद के बाद में विधिचंद, त्रिलोकचंद। विधिचंद, त्रिलोकचंद। विधिचंद, त्रिलोकचंद। त्रिलोकचंद के बाद में हरिचंद एक राजा हुए। कौन से? हरिचंद। हरिचंद। हरिचंद के बाद में चंद्रभान एक राजा हुए। कौन से? चंद्रभान। यहां पे चंद्र पहले लग गया, नहीं तो सारे राजाओं के पीछे पीछे चंद्र लगा हुआ है। तो चंद्रभान एक राजा हुए। उसके बाद में विजय रामचंद हुए। कौन हुए? विजय रामचंद। विजय रामचंद नाम से एक राजा हुए। इस विजय रामचंद के बाद वाले राजाओं को मैं
इधर लिख रहा हूं उदयराज चंद हुए, भीमचंद, उदयराज चंद, उसके अलावा भीमचंद। अब आपको ये तो पता चल गया होगा कि कांगड़ा शैली के जितने भी शासक हुए उन शासकों के पीछे चंद नाम यदि आ जाए तो आप आंख बंद करके लिख देंगे कि ये कांगड़ा शैली का शासक रहा है। या फिर मान लो कि आ जाए कि मेघचंद निम्न में से कौन सी शैली के शासक रहे हैं, तो आप लिख देना कांगड़ा चित्रकला के शासक, यानी कांगड़ा शैली के प्रमुख शासक रहे हैं, या कांगड़ा क्षेत्र के या कांगड़ा रियासत के प्रमुख शासक रहे हैं। तो कांगड़ा लिख देना बिना देखे। जब अगर कोई भी शासक के पीछे चंद नाम लिखा हुआ आ जाए तो आप लिख देना कांगड़ा। इसके अलावा आलमचंद, हमीरचंद, आलमचंद के बाद में हमीरचंद, हमीरचंद नाम का भी एक राजा हुआ था, उसने भी यहाँ पर शासन किया। अभयचंद और घमंडचंद, अभयचंद के बाद हुए घमंडचंद, घमंडचंद नाम से भी एक राजा हुए। फिर हुए तेगचंद, क्या नाम है? तेगचंद के बाद में फिर एक और राजा हुए जिनका नाम वापिस से संसार चंद रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? संसार चंद। अब इस संसार चंद को मैं वापिस से इधर लिख देता हूं, संसार चंद। और एक संसार चंद कहाँ हुए थे? एक संसार चंद इधर हुए थे, जिनके आगे अपने लिखा हुआ है संसार चंद प्रथम। अब इन संसार चंद जो द्वितीय हुए थे, इनका शासनकाल माना जाता है 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक। 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना गया। और इस संसार चंद के जो इनके बड़े बेटे थे वो उसके बाद उत्तराधिकारी बने, और उनका नाम था अनिरुद्ध सिंह। क्या नाम था? अनिरुद्ध सिंह। इनके बाद में हुए अनिरुद्ध सिंह, ये यहाँ के क्या बने? राजा बने। और इस अनिरुद्ध सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? पुत्र 1 और पुत्र 2, यानी कि इनके दो पुत्र थे, जिसका बड़े वाले का नाम तो था रणवीर चंद। क्या नाम था? रणवीर चंद। था। और रणवीर चंद के अलावा जो दूसरा जो बेटा था उसका नाम था प्रबुद्ध सिंह। क्या नाम था? प्रबुद्ध सिंह। तो यहां आकर रणवीर सिंह यानी रणवीर चंद और प्रबुद्ध सिंह यहां आने के बाद में कांगड़ा रियासत क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। कांगड़ा रियासत नष्ट हो गई थी। तो एक बार वापिस से अपन चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए थे, क्योंकि कांगड़ा की जो चित्रकला है उसको समझने से पहले एक बार वहाँ के शासकों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि अपन एग्जाम में यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले अपन को कांगड़ा रियासतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन से वहाँ शासक हुए थे, किन किन शासकों के समय में चित्रकला अधिक पल्लवित हुई थी, अधिक फैली थी, कौन कौन से शासकों ने अपने दरबारी चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया, अर्थात दरबार में रहकर चित्रकारों ने यहाँ पर चित्रकारी की। तो उसके हिसाब से हमें ये ट्रिक के माध्यम से या फिर हमें एक योजना बनाकर इसे याद करने में सफलता प्राप्त होती है।
तो आइए एक बार चर्चा कर रहे हैं अपन कांगड़ा शैली के या कांगड़ा रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में कि जिसमें कौन कौन से शासक हुए थे। तो सबसे पहले अपन ने चर्चा की राजा पृथ्वीराज के बारे में। राजा पृथ्वीराज जिनके सिक्कों के माध्यम से, यानी कि जो सिक्के इस प्रकार के जो सिक्के होते हैं और इसमें वन साइड में किसी राजा का पोर्ट्रेट बना होता है और नीचे उसकी सन कब से कब तक ये लिखा हुआ होता है। तो उस वक्त चांदी सोने के सिक्के चलते होंगे तो उनको लोग संभाल के रखते हैं, संग्रहालयों में रखते हैं। तो उनके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि भाई राजा पृथ्वीराज ने यहाँ पर शासन किया था। राजा पृथ्वीराज के बाद में जो नेक्स्ट जो शासक हुए उनमें पूर्णचंद का नाम आता है। किनका? पूर्णचंद का नाम आता है। और ये पूर्णचंद राजा, इनका शासन काल माना गया 1345 ईस्वी। कब माना गया? 1345 ईस्वी इनका शासन माना गया। इसके बाद में एक अन्य राजा हुए जिनका नाम था रूपचंद। क्या नाम था? रूपचंद था। ये रूपचंद राजा का शासक माना गया शासनकाल 1360 ईस्वी। कब माना गया? 1360 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इसके बाद सागर चंद नाम के एक राजा हुए। सागर चंद के बाद में एक राजा हुए, कौन से? मेघचंद। क्या नाम है? मेघचंद। मेघचंद के बाद राजा हुए कमरचंद। और कमरचंद के बाद में फिर एक और राजा हुए जिनका नाम है संसार चंद प्रथम। संसार चंद प्रथम इसलिए लिखा गया क्योंकि बाद में जाकर एक संसार चंद नाम से एक और राजा हुए थे। कब हुए थे? ये हुए थे 1775 से 1823 ईस्वी के मध्य। इस कारण से इस राजा के नाम के आगे प्रथम रखा गया। उसके बाद में सुमेर चंद राजा हुए। कौन से? संसार चंद के बाद में सुमेर चंद राजा। सुमेर चंद के बाद में फिर आ जाते हैं प्रयाग चंद। प्रयाग चंद के बाद में रामचंद। रामचंद के बाद में धर्मचंद। धर्मचंद के बाद मणिक चंद। फिर आ जाते हैं जयचंद। जयचंद के बाद में विधि चंद आ जाते हैं, त्रिलोक चंद, हरिचंद, चंद्रभान और विजय रामचंद। क्या? विजय रामचंद। विजय रामचंद के बाद में चर्चा कर रहे हैं अपन उदय राजचंद की। उदय राजचंद जी के बाद में कौन से आ गए? भीमचंद आ गए। भीमचंद के बाद में आलमचंद आ गए। फिर आ गए हमीरचंद, अभयचंद, फिर आ गए घमंडचंद। क्या? कौन आ गए? घमंडचंद। ये जो घमंडचंद राजा थे इनका शासन काल माना गया 1751 से 1774 ईस्वी तक। कब तक माना गया? 1700। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? घमंडचंद की कर रहे हैं। घमंडचंद का शासन माना गया 1751 से 1774 ईस्वी तक। 1751 से यानी कि 1751 से 1774 ईस्वी तक राजा घमंडचंद का शासनकाल माना गया। और इस घमंडचंद के बाद हुए तेगचंद। तेगचंद के बाद हुए संसार चंद। कौन से? संसार चंद, जिनको अपन ने यहाँ लिखा था संसार चंद। और संसार चंद का शासनकाल माना गया 1775 से 1823 ईस्वी तक। ये जो संसार चंद राजा हुए थे इनके समय में कांगड़ा चित्रकला बहुत अधिक फैली थी। अर्थात इनके शासनकाल में दरबारी चित्रकार रहे और उन्होंने बहुत अच्छे श्रेष्ठ चित्रों को बनाया, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर चित्रों को बनाया। कहने का मतलब ये है कि कांगड़ा का जो स्वर्णकाल था चित्रकारी के हिसाब से वो संसार चंद राजा के समय में रहा और इनका समय माना गया 1775 से 1823 ईस्वी तक। कब माना गया? 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना गया। संसार चंद राजा के समय जो चित्र बने थे उन चित्रों की भी अपन प्रमुख विशेषताओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि इनके समय में कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो प्रमुख रूप से कांगड़ा चित्र शैली की एक प्रमुख विशेषता
बन गए हैं। राजा संसार चंद के बाद में उनका बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बना और उनका नाम था क्या? अनिरुद्ध सिंह। क्या नाम था? अनिरुद्ध सिंह था। और अनिरुद्ध सिंह के समय में भी चित्रकार रहे, लेकिन जो चित्रकार संसार चंद के समय में कार्य कर रहे थे वो कार्य कुछ अलग अलग भागों में बट गया। अर्थात राजा संसार चंद चित्रकारों के साथ में एक बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, अर्थात उनको समय समय पर ये प्रोत्साहन राशि भी देते थे और चित्रकारों की बैठक भी होती थी, श्रेष्ठ चित्रों को प्रदर्शित भी किया जाता था। और जब बाहरी कोई राजा आता था उन राजा से भी इनके दरबारी चित्रकारों को मिलाया जाता था, उससे चित्रकार भी खुश रहता था और जो मेहमान आते थे वो भी उनके चित्रों को पसंद करते थे। इस कारण जोश जोश में चित्रकार अपने चित्रों को आने वाले मेहमान राजाओं को गिफ्ट कर देते थे और वो इनके चित्रों को लेकर अन्य रियासतों में चले जाते थे। इस कारण से चित्रकार का भी मतलब अच्छा मन लगता था। अनिरुद्ध सिंह राजा हुए। अनिरुद्ध सिंह के 2 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए, जिसमें से बड़े पुत्र का नाम था रणवीर चंद। क्या नाम था? रणवीर चंद था। और दूसरे पुत्र का नाम था प्रबुद्ध सिंह। क्या नाम था? प्रबुद्ध सिंह। दूसरे पुत्र का नाम था प्रबुद्ध सिंह। तो जब इन राजाओं का शासन खत्म हुआ तो समझ लो कि कांगड़ा रियासत का शासन भी एक तरीके से समाप्त हो गया। जब तक ये रणवीर चंद और प्रबुद्ध सिंह कांगड़ा रियासत में शासन कर रहे थे तब तक यहाँ की कांगड़ा चित्रकला भी चलती रही, लेकिन जैसे जैसे ही कांगड़ा रियासत समाप्त हुई तो यहाँ की चित्रकला भी एक तरीके से समाप्त हो गई। अब आपने देखा कि ज़्यादातर जो राजा हुए उनके नाम के पीछे चंद लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चंद लगा हुआ है। ज़्यादातर राजाओं के नाम के पीछे चंद लगा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि किसी भी राजा के नाम के पीछे यदि चंद लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना ये कौन सी रियासत की बात हो रही है। ये बात हो रही है कांगड़ा रियासत की। कौन सी रियासत की? कांगड़ा रियासत की ये बात हो रही है कि कांगड़ा रियासत के बारे में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कांगड़ा रियासत में किस राजा का शासनकाल रहा, तो आप उस राजा को ढूंढना जिसके नाम के पीछे चंद लगा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इन सभी में से किसी एक राजा का नाम आएगा। विशेष तौर पे तो राजा संसार चंद का नाम आता है। संसार चंद के बाद में जैसे कि ये घमंड चंद आता है, इन्होंने भी अपने शासनकाल में चित्रकारों को रखा था। और यहाँ पर तो कांगड़ा रियासत समाप्त हो जाती है। तो एक यही बात याद रखेंगे, जिन राजाओं के नाम के पीछे चंद लगा हुआ हो तो वो राजा कांगड़ा रियासत के थे। किसके थे? कांगड़ा रियासत के थे। तो ये हुई आज अपनी कांगड़ा रियासत के प्रमुख शासकों के बारे में चर्चा। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे कांगड़ा रियासत में जो दरबारी चित्रकार थे, उन दरबारी चित्रकारों में कौन कौन से चित्रकार थे, यानी कि चित्रकारों की वंशावली के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राजाओं के समय में किन किन चित्रकारों को रखा गया और उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से कांगड़ा शैली के चित्र बनाए। और चर्चा करेंगे कांगड़ा शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि इनके चित्रों की
जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, यानी कि कांगड़ा शैली के जो चित्र है वो अपनी विशेषताओं में किन किन विशेषताओं को प्रधान रखती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।